हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनदर नॉलेज सीरीज वीडियो फ्रॉम फिनफॉर्म्ड। तो आज का वीडियो टॉपिक है, हम आप जैसा थंबनेल पे देख रहे होंगे कि जेन स्ट्रीट स्कैम आप सबने सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। तो आइए इस स्कैम को डिकोड करते हैं कि ये स्कैम डिटेल्ड में है क्या। सो इस जेन स्ट्रीट स्कैम की कहानी के 5 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। अब वो कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले जेन स्ट्रीट खुद, फिर दो भाई डोनाल्ड एंड डेनियल, फिर ओ कैमल, चौथा मिलेनियम मैनेजमेंट और पांचवा कैरेक्टर है बैंक निफ्टी। तो इन सब कैरेक्टर्स के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे कि इनका इस स्कैम में रोल क्या था। लेकिन उससे पहले जेन स्ट्रीट के बारे में जानते हैं। तो जेन स्ट्रीट है क्या? जेन स्ट्रीट एक वर्ल्ड वाइड बड़ी प्रोप्राइटरी डेस्क है, एक बड़ा हेज फंड है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असेट्स को मैनेज करता है। और वो कैसे मैनेज करता है? उनके अपने एल्गोरिदम्स हैं जिसके द्वारा वो बहुत सारी बल्क स्टॉक्स की क्वांटिटी बाय करते हैं। और इस तरीके के प्रो डेस्क को एक नया नाम दिया गया है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, जिसको बोला जाता है क्वांट शॉप्स, बिकॉज दे शॉप द स्टॉक्स इन ह्यूज क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दे आर क्वांट शॉप्स। अब जेन स्ट्रीट के बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं, बहुत सारे बेस्ट ब्रेन्स को ये टेक ओवर करते हैं और इंडक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो अगर आप जेन स्ट्रीट का लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे तो आईआईटी, एमआईटी टॉपर्स इनके लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सोचिए कि अगर कोई इंटर्न इनके पास काम करना चला जाए तो 50 से 60 लाख रुपया इंटर्न को साल भर का मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपया केवल इंटर्नशिप स्टाइपेंड देते हैं अपने इंटर्न्स को। अब ये ट्रेड करते कैसे हैं? ये करते हैं अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू, जो कि सही प्राइस पे स्टॉक्स को बाय और सेल करता है। अब यहां पर एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर की, जो कि है ओ कैमल। अब ओ कैमल क्या है? ओ कैमल को समझने के लिए आप समझिए, ओ कैमल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको दुनिया बहुत पहले 2003 में ऑब्सोलीट कर चुकी है। तो आजकल की प्रोग्रामिंग होती है पाइथन पे, जावा पे और सी प्लस प्लस पे, कोडिंग प्रोग्रामिंग। बट जेन स्ट्रीट आज भी ओ कैमल क्यों यूज करता है? इसके पीछे जेन स्ट्रीट की एक बहुत अच्छी थ्योरी है, उनकी एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अगर जेन स्ट्रीट, जैसा कि मैंने बताया, बेस्ट ब्रेन्स को बहुत ज्यादा पैसा दे के वो हायर करते हैं, और उनके यहाँ जब भी कोई एम्प्लॉय किसी का एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसे 15 से 20 दिन का ओ कैमल बूट कैंप करना होता है। अब चूंकि अगर कोई एम्प्लॉय ओ कैमल पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग करके एल्गोरिदम्स डेवलप करने लगेगा, उसके बाद उसको किसी और लैंग्वेज पे कमांड रह नहीं जाएगा। इसलिए जेन स्ट्रीट को आज भी ओ कैमल यूज करता है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने कोर स्लाइड पे। तो ऐसे ही 2023 में यहां पर कहानी के तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि है दो भाई डोनाल्ड एंड डैनियल। ये दोनों एक बड़े रिसर्च एनालिस्ट थे, एक फंडामेंटल साइड पे स्ट्रांग था और एक टेक्निकल साइड पे। तो जेन स्ट्रीट इनको हायर करता है अपने यूएस ऑफिस में, और ये लोग ओ कैमल की मदद से एक ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं जो जेन स्ट्रीट के सारे एल्गोरिदम्स को फेल करने की काबिलियत रखता था, और एक्सट्रीमली ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने की काबिलियत रखता था वो एल्गोरिदम। जेन स्ट्रीट इनके एल्गोरिदम पे पहले विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर ये लोग उसी एल्गोरिदम से अपनी पर्सनल कैपिटल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के जेन स्ट्रीट को बहुत कम समय में दिखाते हैं। सो जेन स्ट्रीट इस एल्गोरिदम को डिप्लॉय करता है और जेन स्ट्रीट बहुत इमेंस प्रॉफिट कमा रहा होता है। अब इसी दौरान जेन स्ट्रीट इन्हीं दोनों भाइयों से एक आईपी एक्ट एग्रीमेंट साइन कराता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट एग्रीमेंट, जिससे कि ये दोनों भाई इस एल्गोरिदम को किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहीं पर आता है कहानी का ट्विस्ट और हमारी कहानी का चौथा कैरेक्टर, मिलेनियम मैनेजमेंट। मिलेनियम मैनेजमेंट भी जेन स्ट्रीट की तरह एक बहुत बड़ी प्रोप्राइटरी डेस्क हेज फंड कंपनी है। तो ये दोनों भाई जेन स्ट्रीट को छोड़कर मिलेनियम मैनेजमेंट को ज्वाइन करते हैं, और वो एल्गोरिदम मिलेनियम मैनेजमेंट को भी दे देते हैं। और यहाँ पर एक कोर्ट रूम वॉर शुरू होता है,
जेन स्ट्रीट और मिलेनियम मैनेजमेंट के बीच में, जिसमें कि जेन स्ट्रीट स्यू करता है, एक सूट फाइल करता है मिलेनियम मैनेजमेंट के अगेंस्ट कि वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से छेड़खानी कर रहे हैं। यहां पर जेन स्ट्रीट का लॉयर जज के सामने खड़े होके बोलता है कि इस प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम के द्वारा जेन स्ट्रीट एक कंट्री में इमेंस प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन ड्यू टू रीजंस ऑफ सिक्योरिटी की कोई और उसको ना यूज कर सके, मैं उस कंट्री का नाम नहीं बता सकता। और यहीं पर गलती होती है मिलेनियम मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर से, और वो उस कंट्री का नाम जज के सामने बता देता है। उस कंट्री का नाम है इंडिया। इसी बीच जेन स्ट्रीट और मिलेनियम मैनेजमेंट के बीच जो कोर्ट केस चल रहा था, उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया जाता है। बट वो सेटलमेंट क्लॉजेस क्या क्या थे, ये कभी भी पब्लिक नहीं हो पाते। यहां जब सेबी पिक्चर में आता है और सेबी को ये पता चलता है कि इंडिया में जेन स्ट्रीट इस एल्गोरिदम से एक्सेसिव प्रॉफिट्स बना रहा है, तो सेबी जेन स्ट्रीट की पुरानी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टॉक मार्केट की निकालता है। और अब यहां पर हमारी इस कहानी के पांचवें कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि है बैंक निफ्टी। यानी जेन स्ट्रीट केवल बैंक निफ्टी को ही ट्रेड कर करके करोड़ों रुपए कमा रहा था। क्यों? क्यों बैंक निफ्टी? इसको समझते हैं। बैंक निफ्टी 12 बैंकिंग स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, 12 बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें से प्रोमिनेंट यही 5 बैंक है: आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई एंड एक्सिस। अगर इन 5 बैंकों को मिला लिया जाए तो बैंक निफ्टी का 80% वेटेज बनता है। यानी ये 5 बैंक 80% बैंक निफ्टी को कंट्रोल करते हैं। तो अगर जेन स्ट्रीट इन 5 स्टॉक्स को केवल, इन 5 बैंकिंग स्टॉक्स को केवल मैनिपुलेट कर देगा, तो वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी को कंट्रोल कर सकता था। और अब यहां पर शुरू होता है जेन स्ट्रीट का स्कैम। सो जेन स्ट्रीट क्या करता है, उसके पास एक जेन स्ट्रीट एक क्वालिफाइड एफआईआई है। सो उसका न्यूयॉर्क ऑफिस है, लंदन ऑफिस, हांगकांग ऑफिस, और मुंबई में उनकी एक सब्सिडरी है जेएसआई इन्वेस्टमेंट। अब जेएसआई इन्वेस्टमेंट क्या करती है? जेएसआई इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, जेएसआई इन्वेस्टमेंट सुबह सुबह बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए इस बैंक निफ्टी में इन्हीं 5 स्टॉक्स की बल्क बाइंग शुरू कर देती है। तो जैसे ही स्टॉक्स की बल्क बाइंग शुरू होती है, बैंक निफ्टी पूरी तरह से एग्रेसिवली एक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 मार्केट्स हैं, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। और जेन स्ट्रीट की बाकी ऑफिसेज बैंक निफ्टी पे नजर बनाए हुए हैं। तो जब भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो डेरिवेटिव मार्केट में इसके कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी और साइमल्टेनियसली इसके पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरती जाएगी। एक सैचुरेशन पॉइंट पर आके ये क्वालिफाइड एफआईआई ऑफिसेज जेन स्ट्रीट के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन डेली खरीदने लगते हैं। और तब जेएसआई इन्वेस्टमेंट का असली खेल शुरू होता है, और वो सुबह खरीदे हुए बैंकिंग स्टॉक्स को दोपहर तक दोबारा से मार्केट में डंप करने लगता है। अब बैंक निफ्टी गिरने लगता है और पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो इसी के बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे कि सर्टेनली 5-6 महीने के बाद जो कैश मार्केट में जेएसआई इन्वेस्टमेंट कैश मार्केट में डील कर रहा था, वो 200 करोड़ का लॉस लेता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में जेन स्ट्रीट की क्वालिफाइड एफआईआईज 4800 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। यानी नेट गेन जो बनता है जेन स्ट्रीट का, वो 4600 करोड़ बनता है। आपको याद होगा सेबी की रिपोर्ट जब आई थी और जेन स्ट्रीट का स्कैम पकड़ा गया था, तो जेन स्ट्रीट पर सेबी ने 4800 करोड़ की पेनाल्टी डाली है। वो यही कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से डाली है। सो ये था जेन स्ट्रीट का कंप्लीट स्कैम। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमें फिनफॉर्म्ड को। और दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनफॉर्म्ड। बी फाइनेंशियली इन्फॉर्म्ड। थैंक यू सो मच।